इधर बीजेपी ने बिहार सरकार से आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सदन में जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करने के पहले इस पर डिबेट करानी चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि मंगलवार को सरकार जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने मांग की है कि इसे अगले दिन पेश किया जाए, क्योंकि इस पर चर्चा होगी तो ये ज्यादा बेहतर होगा। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सरकार से सदन में मांग किया, कल जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट जब प्रस्तुत करेंगे तो कल इसको पूरा डिबेट कराने का काम किया। जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है उसको पूरी तरह बताने का काम किया। और हम लोगों ने सदन के अंदर, क्योंकि कल के पूरे कार्यक्रम को बदलकर आगे के लिए बढ़ाया गया, तो हम लोगों ने कहा कि ये नहीं बताया गया कि डिबेट कराए जाए, इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस पर डिबेट हो और डिबेट के माध्यम से जो जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है इस पर चर्चा हो। और सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर, जिसमें INDIA पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। खड़गे और नीतीश कुमार के बीच बातचीत को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव आने के साथ ही विरोधाभास जो है वो और तेज होगा। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, ये तो और ज्यादा होने वाला है। INDIA का जमीन पर कोई असर नहीं होगा। बिना किसी नैरेटिव के नहीं लड़ सकते हैं चुनाव। सिर्फ एक साथ यहां पर चाय बैठकर जरूर पी जा सकती है, लेकिन नैरेटिव जरूरी है। और बिना एक साथ एक नैरेटिव के आगे बढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, और इसलिए ग्राउंड पर इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। पर आंदोलन शुरू इंडिया गठबंधन ने अभी तक, आगे कर दें मैं नहीं जानता हूं, अभी तक उन्होंने कोई नैरेटिव, कोई कार्यक्रम, कोई अपना मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, कोई आउटरीच शुरू नहीं किया है। यही वजह है कि जो आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार 2 दिन पहले खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। उससे पहले आपने अखिलेश जी का सुना जो मध्य प्रदेश में हुआ। ये चीज और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आपको ये विरोधाभास ज्यादा दिखेगा। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां तेजस्वी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सामने है, जिसमें गुजरातियों पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत तेजस्वी यादव को हासिल हुई है। मानहानि का मुकदमा झेल रहे तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली है। निचली अदालत के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ये राहत, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी को अब निचली अदालत में पेश नहीं होना होगा, ये राहत हासिल हुई है। अहमदाबाद कोर्ट से केस ट्रांसफर करने की मांग भी उनकी तरफ से रखी गई। तेजस्वी यादव ने ट्रांसफर करने की मांग की है और ये इस वक्त उनको फौरी राहत जो है जरूर मिल गई है, जिसमें निचली अदालत में अब उन्हें पेश नहीं होना होगा। गुजरात के लोगों पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में तेजस्वी यादव को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में तेजस्वी यादव की तरफ से एक ट्रांसफर पिटीशन दाखिल की गई थी और मांग की गई थी कि गुजरात में वो इस पूरे मुकदमे के लिए पेश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ संवैधानिक दायित्व हैं। लिहाजा गुजरात से बाहर उनके केस को ट्रांसफर किया जाए और साथ ही साथ गुजरात के निचली अदालत में उनके खिलाफ जो डिफेमेशन का मामला चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनके खिलाफ चल रहे निचली अदालत के कार्रवाई पर रोक तो लगा दिया है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में उनके केस को ट्रांसफर किया जाए या ना किया जाए, इस पूरे मामले में अभी फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक सभा के दौरान गुजरातियों के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी और साफ तौर से इसी पूरे मामले को लेकर गुजरात के एक व्यवसायी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके मद्देनजर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें गुजरात की निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि उस आदेश के बाद उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके इस पूरे केस को गुजरात से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को फिलहाल एक बड़ी राहत हाथ लगी है, क्योंकि अब उन्हें गुजरात के निचली अदालत में जो केस उनके खिलाफ चल रहा था वहां पेश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 4 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले पर जब दोबारा सुनवाई होगी तो देखना बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो उन्होंने ये मांग की है कि केस को गुजरात के बाहर ट्रांसफर किया जाए, उस पर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और बिहार विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों ही जगह लेफ्ट ने इजराइल के विरोध में आज जमकर प्रदर्शन किया। वाम दलों ने इजरायली हमले का विरोध किया है और इसे लेकर बैनर लेकर लेफ्ट के नेता जो हैं वो फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद करो के नारे लगाते नजर आए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर विधानसभा के बाहर की, जहां पर तख्तियों के साथ ये दल के जो नेता हैं वो पहुंचे हुए थे, नारेबाजी की जा रही थी कि फिलिस्तीनियों का नरसंहार बंद करो। वहीं विधानसभा के अंदर की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, जहां पर शोक प्रस्ताव में मौन जब लोग धरे हुए थे, उस दौरान ही लेफ्ट के विधायक प्रदर्शन करने लगते हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए यहां पर मौन रखा गया था, लेकिन उस मर्यादा को भी ये भूल गए। गाजा और फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर लेफ्ट ने हंगामा किया। शोक प्रस्ताव के दौरान ही भाकपा माले ने गाजा पर हमले में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि की मांग की। रूप से परंपरागत रूप से फिलिस्तीन की जनता की आजादी के साथ है। और इससे पहले भी मालूम होगा आपको कि बीजेपी की सरकार थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी तब बयान दिया था कि फिलिस्तीन की जनता की कब्जा हुई जमीन को इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। अगर इजराइल नहीं छोड़ता है तो इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करने का हक फिलिस्तीन की जनता को है। हिंदू मुस्लिम हम करते हैं तो हमास पर क्या राय है जदयू आरजेडी का, वो क्लियर करे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि तुष्टीकरण की नीति कौन कर रही है। तो इजराइल के विरोध में प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में माले के जो विधायक हैं वो तख्तियों के साथ पहुंचे हुए थे। और इस प्रदर्शन पर सियासत भी देखिए अब इस वक्त शुरू हो चुकी है। जेडीयू के विधायक संजीव कुमार इस पर नाराजगी जाहिर करते नजर आए। उनकी तरफ से माले को लेकर के हमला किया क्या, वाम दलों पर हमला किया क्या। उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोह का केस ऐसे लोगों पर चलना चाहिए। गाजा पट्टी भेजने तक की उन्होंने बात कह दी कि मैं अपने खर्चे पर इन्हें गाजा पट्टी भेज देता हूं, वहां पर जाकर ये अपनी सांत्वना व्यक्त करें। नहीं तो यहां रहकर अगर ऐसे बयान देंगे, इस तरीके से नारेबाजी करेंगे तो इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चले। जेडीयू के विधायक संजीव जी आज सदन के अंदर माले हमास को लेकर मैं तो बोला कि ये अत्यंत दुखद है, इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। भाई किस तरह से इजराइल में घुसकर हमास ने महिलाओं का रेप किया, बच्चों के साथ दरिंदगी की, और उसके पक्ष में अगर एक शब्द भी कोई बोलता है तो इससे बड़ा दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों पे ना राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, मैं यही कहूँगा। आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं, आप सत्ताधारी दल के विधायक और आपके गठबंधन के सहयोगी भी हैं। अरे सहयोगी अगर गलत करेंगे तो क्या होगा? अगर एक उंगली सड़ जाए ना तो उंगली काट देना चाहिए, नहीं तो उसका विष फैल जाता है। तो आप क्या चाहते हैं आगे, क्या चाहते हैं? आगे ये ऐसे विधायकों पे कार्रवाई मैं चाहता हूँ जो ऐसी बात बोल रहे हैं, जो आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ उनका, मैं जितने लोग समर्थन में है यहाँ पे मैं सबका टिकट प्लेन का कटवाने के लिए तैयार हूं। इनको गाजा पट्टी भेजा जाए और वहीं पे जा करके शोक सभा करे हमास के जो आतंकवादी मर रहे हैं, अब्दुल्ला, हिजबुल्ला, ये सब के उन लोगों के साथ इन लोगों को बैठा देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो ये जेडीयू के विधायक है संजीव कुमार, जिन्होंने माले के विधायकों ने जो सदन के अंदर हमास के समर्थन में नाराजगी की, उसको लेकर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की और ऐसे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा भी करने की मांग की है। आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो इधर माले विधायक ने कहा कि वो जेडीयू विधायक संजीव कुमार के बयान को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो क्या कहते हैं इससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। अरे जदयू कौन अथॉरिटी है? मैं तो बोल रहा हूं आपको, जदयू का अथॉरिटी कौन है? विधायक है। कौन विधायक? वो अथॉरिटी नहीं होता। महागठबंधन में है आप लोग। फिर महागठबंधन में तो हम है ही। सदन में जदयू के विधायक कह रहे हैं, अरे कौन विधायक है भाई? बात करते हैं, मिसगाइड करते हैं। बोल रहे हैं कि टिकट कोई विधायक कर सकता है, वो हम उसको सीरियसली हम नहीं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं। देखिए इधर हमास के समर्थन में प्रदर्शन के बाद बिहार की सियासत जो है गर्म हो चुकी है और राजनीतिक दल इसे लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। विधायकों ने जो भी किया हमास और क्या कहेंगे इस पर? नहीं, सदन में जो बोले हैं, हम थोड़ा लेट से आए हैं, लेकिन सदन में अगर कोई चर्चा करनी है तो उससे पहले माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में रहना चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी के पहले ही विधानसभा शुरू होने से पहले माननीय अध्यक्ष जी से भेंट कर चर्चा करनी चाहिए। तो ये सही नहीं हुआ है? सही, अब उतना हम पहले नहीं थे, लेकिन अगर कोई चर्चा हुई है तो उसमें माननीय अध्यक्ष जी से पहले मिल लेना। बात करने की मांग की गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता पक्ष का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है
पहली बार ऐसा देखा गया है कि शोक संदेश के समय में सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन को शोक संदेश को बाधित करने का काम किया। इनका आचरण बिल्कुल गलत हो गया है और ये फिलिस्तीन के पक्ष में बोलते जा रहे थे। अरे भाई, जाना है अगर आर्मी में जाके बहाल हो जाइए फिलिस्तीन। वामपंथी विधायकों ने सदन के अंदर जो है नियमावली के अंदर जो लाए गए थे शोक प्रस्ताव, उसमें दो बातों को जोड़ने की मांग किया है। पहला तो फिलिस्तीन के जो निर्दोष जनता के कत्ल हो रहे हैं उसके प्रति संवेदना और शोक व्यक्त करना। दूसरा, और ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि विधानसभा में अब तक क्या कुछ हुआ है। लेफ्ट का इजरायल के विरोध में प्रदर्शन सबसे पहले शुरू होता, जैसे दिन की शुरुआत हुई और इस विरोध के साथ ही तख्तियों के साथ माले के जो विधायक हैं वो पहुंच गए, मरने वालों को श्रद्धांजलि देने की मांग करने लगे। जेडीयू विधायक ने गाजा पट्टी भेजने की बात कह दी। जेडीयू विधायक, उनकी तरफ से कहा जाता है कि ऐसे लोगों को गाजा पट्टी भेज दीजिए, वहां जाकर वो अगर ये मांग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामा करने के पीछे का आधार था बिगड़ती कानून व्यवस्था, जिसे लेकर के खूब हो हंगामा किया गया। कहा गया कि यहां पर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। जॉब घोटाले का आरोप भी लगाया गया और इसे लेकर के भी हंगामा करते हुए बीजेपी के विधायक नजर आए। साथ ही किसानों को मुआवजा नहीं मिलने पर भी हंगामा किया गया। किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और इस बात को लेकर किसानों की हकमारी हो रही। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के बयान पर भी खूब बवाल मचा। भगवान राम को एक बार फिर से फतेह बहादुर सिंह ने काल्पनिक बता दिया। विधानसभा की कार्यवाही आपको बताते चले कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिवाली और छठ को लेकर ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं यूपी के हापुड़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें बिहार का एक परिवार सप्त क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली से रवाना होता है और दिवाली और छठ मनाने के लिए वो जैसे ही अपने गांव के लिए रवाना हुआ, ट्रेन में महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ट्रेन में मौजूद महिला यात्रियों ने उस महिला की मदद की और ट्रेन में ही एक स्वस्थ बच्चे को महिला ने जन्म दिया। रेलवे पुलिस के सहयोग से महिला को हापुड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। बिहार विधान परिषद में आज बीजेपी सदस्यों ने कास्ट सर्वे को लेकर जमकर हंगामा किया। बीजेपी सदस्यों ने कास्ट सर्वे में घोटाले का आरोप लगाया और सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। बीजेपी सदस्यों ने कहा कि कास्ट सर्वे में अति पिछड़ों की हकमारी की गई है। अभी हुआ और इसका अभी जो परिणाम आया, हम लोगों को ये नहीं पता था कि इस तरह से होगा। क्या हुआ, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं। कौन हंस रहे हैं? जिनको लग रहा है कि मेरा पॉपुलेशन इतना था, आज इतना दिखाया गया है। जिनका उपजाति अलग अलग था, 8 था, 10 था, 15 था, उनको एक किया गया। और पटना में इसी हफ्ते से 22 सीएनजी बसें चलनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि अब तक जो यात्री परेशान हो रहे थे उन्हें अब राहत मिलने वाली है। 30 सितंबर से आपको बताते चले परिवहन विभाग की तरफ से डीजल बसों को रोक दिया गया था, वो सड़कों पर नहीं चल रही थी और यही वजह है कि आम राहगीरों को, आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब सरकार की तरफ से डीजल बसों को ही सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए 7.5 लाख रुपए अनुदान के तौर पर दिए जा रहे हैं, जिसके तहत पहले चरण में 22 बसें जो हैं वो सड़कों पर अब यात्रियों को राहत देती हुई नजर आएंगी, जिन्हें डीजल से सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना में इस हफ्ते 22 सीएनजी बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा और बहुत ही जल्द 16 और सीएनजी बसों का परिचालन राजधानी पटना में होगा। आपको बता दें कि परिवहन विभाग की तरफ से डीजल बसों पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद से जो डीजल बसों के मालिक हैं वो अपने बसों को सीएनजी में परिवर्तित कर रहे हैं और इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से जो सीएनजी बसों में कन्वर्ट किया जा रहा है डीजल बसों को, बिहार सरकार की तरफ से उन्हें 7.5 लाख रुपए की अनुदान राशि भी दी जा रही है। पटना के परिवहन पदाधिकारी की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 22 बस पटना के शहरी क्षेत्र में लगेंगी, चलेंगी। जो पहले डीजल बसें हुआ करती थी अब वो सीएनजी में कन्वर्ट हो गई है, परिवर्तित हो गई है। हालांकि बदलाव के लिए 38 बसों का आवेदन आया था
जिसमें पहले चरण के तहत 22 बसों को अनुदान दिया जा चुका है। बाकी 16 अनुदान की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। यानी 22 बसें पहले चरण के तहत सीएनजी में कन्वर्ट हो गई है और डीजल बसों से अब राजधानी पटना मुक्त हो रही है। आपको बता दें कि 30 सितंबर से ही राजधानी पटना में डीजल बसों पर रोक लगा दी गई। यानी डीजल बसें चलेंगी तो उस पर कार्रवाई होगी और उसके बाद से जितनी भी डीजल बसें हैं वो जगह जगह खड़ी हुई नजर आ रही हैं। अब उन बस मालिकों की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से उन बस मालिकों को अनुदान की राशि दी जा रही है और सीएनजी बसों में कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए 7.5 लाख रुपए अनुदान राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में जो प्रदूषण है उसका स्तर बढ़ रहा है और उसी को देखते हुए डीजल बसों पर रोक लगा दी गई और डीजल बसों को अब सीएनजी में कन्वर्ट करके राजधानी पटना में चलाया जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइन।